तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सेप्टेंस। ठीक है, हम लोगों ने बात करी कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए वी नीड एन अग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल है बाय लॉ। अग्रीमेंट बनता है जब कोई प्रपोजल के पास एक वैलिड ऑब्जेक्टिव और वैलिड कंसिडरेशन है। प्रपोजल बनता है एक वैलिड ऑफर और एक एक्सेप्टेंस के साथ। किसी ने मुझे एक वैलिड ऑफर दिया। वैलिड ऑफर क्या होता है? वैलिड ऑफर होता है एक्सप्रेशन ऑफ माय विलिंगनेस टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन योर कंसेंट। मैंने आपके आगे अपना ऑफर रखा, मैंने कहा कि आई एम रेडी टू डू दिस थिंग फॉर यू और आई एम रेडी टू एब्सटेन माई सेल्फ फ्रॉम डूइंग दिस थिंग फॉर यू इफ यू अग्री टू माई टर्म्स। ठीक है, मैं आपको 5 किलो बासमती राइस 500 रुपए का देने के लिए रेडी हूं। आई एम रेडी, दिस इज माई एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस इफ यू एक्सेप्ट माई टर्म्स। तो मेरा व्यू क्या है? आपकी कंसेंट मांगना। दिस कंसेंट इज एक्सेप्टेंस। अगर आपने कंसेंट दे दी तो आपकी एक्सेप्टेंस है, अगर कंसेंट नहीं दी तो एक्सेप्टेंस नहीं है। सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सप्लेन कर रहा है व्हाट इज एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस या एक वैलिड एक्सेप्टेंस के कुछ रूल्स हैं, लेट अस लुक एट दोस। सबसे पहले एक्सेप्टेंस हैज टू बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। मतलब आप कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। इफ आई से कि विल यू बाय 5 kg ऑफ बासमती राइस फॉर 500 रुपीज, यू कैन नॉट से यस बट फॉर 400 रुपीज। अगर आप कंडीशन लगा देते हो, यहां पर एब्सोल्युटली एग्जैक्ट जो मैंने ऑफर दिया था आपने एग्जैक्ट नहीं एक्सेप्ट करा है, आपने कंडीशन लगा दी कि हाँ लूंगा 5 किलो चावल पर 400 का, 500 का नहीं। ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये क्या है? काउंटर ऑफर है। मैंने कहा 500, आपने कहा 400, दिस इज अ काउंटर ऑफर। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट मैंने ऑफर दिया एग्जैक्ट वही एक्सेप्ट हो सकता है, अदरवाइज वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। ठीक है, सो एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। सेकंड, कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। आपने मुझे कहा कि मैम क्या आप ये चेयर मुझसे 10 रुपए की लोगी? मैंने घर जाकर अपनी मॉम को कहा, मैंने कहा 10 रुपए में एक चेयर लेकर आ रही हूँ, बहुत बढ़िया डील है। ये चीज मैंने आपको कभी बताई नहीं। मैंने अपनी मम्मा को बोल दिया कि यस आई एम बाइंग अ चेयर फॉर 10 रुपीज, बट ये एक्सेप्टेंस मैंने आपको कम्युनिकेट नहीं करी, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ। क्योंकि आपको कैसे पता होगा ये कि मैंने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है या नहीं दी है, राइट? तो सिंस यू कैन नॉट नो दिस, अगर आपको मैं कम्युनिकेट ही नहीं करूंगी तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। ठीक है, थर्ड एसेंशियल है इन प्रेस्क्राइब्ड मोड। अगर मैंने आपसे कहा कि will you buy 5 kg of basmati rice for 500 rupees? If yes, then send me an email. और आप मुझे ईमेल करने की जगह कबूतर पे चिट्ठी पे हाँ लिख के भेज देते हो, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। सिमिलरली इफ आई से कॉल मी इफ यू वांट टू एक्सेप्ट दिस ऑफर एंड इंस्टेड ऑफ कॉलिंग में आपने कहा कि अरे नहीं मुझे थोड़ा सोशल एंजाइटी है, कॉल करने का मन नहीं करता, लेट मी टेक्स्ट यू। आपने मुझे टेक्स्ट भेज दिया, मैं नहीं करती चेक अपने टेक्स्ट, मैंने तभी बोला था कॉल करो। तो अगर आपने प्रिस्क्राइब्ड मोड में एक्सेप्टेंस नहीं दिया है तो आई एम नॉट बाउंड टू रिकॉग्नाइज दैट वैलिड एक्सेप्टेंस। इट इज पॉसिबल कि आपका टेक्स्ट मैंने देखा और मैंने कहा चलो ठीक है कॉल नहीं करा टेक्स्ट ही कर लिया, मैं उसको मान सकती हूँ एक्सेप्टेंस अगर मैं चाहूं तो, बट अदरवाइज आई एम नॉट बाउंड बाय दैट। ठीक है, सिमिलरली आज के टाइम में इट इज वेरी ट्रेंडी कि आप लोग किसी भी मैसेज का जवाब जो है इमोजीज के साथ दो। ठीक है, सो वी हैड अ केस हियर, कनाडा में एक सिचुएशन ऐसी हुई थी जहां पे एक ऑफर दिया एक आदमी ने कि विल यू बाय दिस मच ऑफ दिस थिंग फॉर दिस मच रुपीज, और सामने वाले बंदे ने ये थम्स अप इमोजी भेज दिया। तो कोर्ट ने कहा कि देखो कुछ इमोजीज होते हैं यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड सिंबल्स। व्हेन यू सेंड दिस इमोजी, व्हेन यू सेंड दैट टिक वाला इमोजी, ठीक है, इसका मतलब हर कोई यही समझता है दैट आई एम अग्रीइंग टू व्हाटएवर यू हैव सेड। अगर डाउनवर्ड थंब इमोजी होता, क्रॉस वाला इमोजी होता, एवरीबॉडी यूनिवर्सली एक्सेप्ट दैट कि ये डाउनवर्ड इमोजी या क्रॉस इमोजी का मतलब है मैं रिजेक्ट कर रही हूँ एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो अगर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड इमोजी है तो यू माइट बी एबल टू क्लेम की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ था, अदरवाइज नो। अगर मैंने आपसे कहा कि क्या 5 किलो बासमती राइस 500 का खरीदोगे और तुम मुझे वो टंग आउट, एक आंख बंद एक आंख खुला वाला इमोजी भेज दो, मैं क्या समझू तुम्हारी हाँ है ना है, ये मैं कैसे समझ सकती हूँ? तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अगर नहीं है इमोजी तो वी कैन नॉट प्रिज्यूम कि आप क्या कहना चाह रहे हो, आपकी हाँ या ना है। मैं प्रिज्यूम करूंगी आपने जवाब ही नहीं दिया जैसे कोई। ठीक है, तो जिस मोड में मैंने आपको
ऑफर में लिखा है कि मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए, उसी मोड में हमें एक्सेप्टेंस देनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इन रीजनेबल टाइम। कल हमने स्टैंडिंग ऑफर की बात करी थी कि अगर मैंने कहा मेरे पास एक मार्कर है, 10 रुपए का मार्कर है, क्या आप मुझसे ये मार्कर 10 रुपए का खरीदोगे? तो रीजनेबल टाइम क्या होगा? 10 रुपए का मार्कर खरीदना है नहीं खरीदना, ये सोचने के लिए कितना टाइम चाहिए मुझे, या 10 रुपए जमा करने के लिए कितना टाइम चाहिए? फ्यू मिनट्स, एट मैक्स मैं कहूंगी 1 घंटा। मतलब मैं एकदम स्ट्रेच अगर करूं 1 घंटे से ज्यादा तो नहीं लगेगा। तो आपको रीजनेबल टाइम देखना होता है सिचुएशन के हिसाब से। ऐसे अगर मैंने कहा कि मेरी 10 करोड़ की साउथ दिल्ली में प्रॉपर्टी है, डू यू वांट टू बाय इट और नॉट? इवन इफ यू वांट टू बाय इट राइट हियर राइट नाउ, आपने कहा भाई 10 करोड़ में तो कोई प्रॉपर्टी इतनी बढ़िया मिलेगी नहीं मुझे, इवन देन 10 करोड़ जमा करने में भी तो टाइम लगेगा। इफ नॉट दैट, कभी भी आप जब प्रॉपर्टी जैसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, आप पूरी जांच पड़ताल करते हो, कहीं मेरे साथ धोखाधड़ी तो नहीं हो रही, पता चला गवर्नमेंट लैंड या अपनी बोल के बेच रहे हैं, तो हर चीज पता करने में, हर चीज की पूछताछ करने में टाइम मुझे लगेगा कुछ। तो आई कैन प्रिज्यूम कि 3-4 महीने में भी 6 महीने 8 महीने लग जाएंगे, राइट। तो रीजनेबल टाइम एक सिचुएशन में 1 घंटा हो सकता है मैक्स, दूसरी सिचुएशन में 1 साल भी हो सकता है, ठीक है। तो रीजनेबल टाइम मैं उस हिसाब से देखूंगी। प्रॉपर्टी का रेट ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा टाइम लगेगा मुझे सोचने में, क्योंकि नाउ इट्स इवन मोर रिस्कियर इन्वेस्टमेंट, राइट। तो ऐसे आपका जो है रीजनेबल टाइम चेंज होता है। तो फैक्ट एंड सिचुएशन के हिसाब से आपको देखना होगा कि क्या रीजनेबल टाइम है। 5 किलो बासमती राइस 500 का, ये सोचने के लिए एट मैक्स आपको कुछ घंटे चाहिए होंगे, एट मैक्स। मुझे जरूरत है चावल की, नहीं है, एक दिन में भी, ठीक है। भाई आपको ऐसा तो नहीं है ना 1 महीना लग जाएगा सोचने में कि शुड आई बाय 5 kg ऑफ बासमती राइस और नॉट, राइट। सो रीजनेबल टाइम आपका उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। आप एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है कि बोल के दो या लिख के दो, कई बार आपके कंडक्ट से भी एक्सेप्टेंस मुझे मिल सकती है। मैंने कहा कि विल यू सेल योर कार टू मी फॉर 5 लाख रुपीज। मैंने आपसे कहा कार आपके पास एक ही है प्रिज्यूमली, अदरवाइज इट्स अ वेग कॉन्ट्रैक्ट। लेट्स से मैंने आपसे कहा क्या आप मुझे अपनी ये मारुति XYZ मॉडल 5 लाख की मुझे बेचोगे? आपने मुझे कुछ हाँ या ना नहीं कहा, पर नेक्स्ट से आपने अपनी गाड़ी मेरे घर भेज दी, तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि आपने अपने कंडक्ट से शो करा है कि आपकी हाँ है, ठीक है। सो एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट कैन बी डन, बट mere silence is never acceptance. We have discussed this again and again. अगर आप सामने से कुछ जवाब नहीं देते, मैं उसे एक्सेप्टेंस प्रिज्यूम नहीं कर सकती, मैं उल्टा प्रिज्यूम करूंगी जैसे आपने रिजेक्ट करा है उसे, ठीक है। रीजनेबल टाइम अगर निकल गया और आप साइलेंट रहे, मैं प्रिज्यूम कर लूंगी आपने रिजेक्ट कर दिया। रीजनेबल टाइम जब तक चल रहा है मैं प्रिज्यूम करूंगी और स्टिल थिंकिंग, बट रीजनेबल टाइम खत्म होने के बाद आई प्रिज्यूम दैट यू रिजेक्टेड द ऑफर। इफ आई से कि विल यू गिव मी 10 pizzas, large pizzas for let's say 10 rupees, 10 रुपए में 10 लार्ज पिज्जा, क्या तुम मुझे दोगे? अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूंगी तुम्हारी हाँ है, और जवाब मुझे 10 मिनट में चाहिए, तो 10 मिनट बाद कहना है प्रिज्यूम की तुम्हारी हाँ थी, अगर तुमने कोई जवाब नहीं दिया। नॉर्मल बंदा पढ़ेगा मैसेज को और बोलेगा ये क्या है स्टूपिडिटी, और छोड़ देगा, इग्नोर कर देगा, नोबडी इज गोइंग टू रिएक्ट ऑन दैट, राइट। सो यू कैन नॉट प्रिज्यूम कि आपके मैसेज का या आपके ऑफर का अगर जवाब नहीं मिला तो वो हाँ में है, ठीक है। एक्सेप्टेंस के लिए हमें चाहिए कि आप वर्बली, रिटर्न में या कंडक्ट के थ्रू एक्सेप्टेंस दो। साइलेंस कैन नॉट बी प्रिज्यूम्ड एज वैलिड एक्सेप्टेंस, ओके। नाउ लेट अस लुक एट अ वैलिड कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन इज द क्विड प्रो क्वो, समथिंग फॉर समथिंग। आपने 10 रुपए दिए दुकानदार को, उसने आपको एक चिप्स का पैकेट दिया, आपको क्या मिला? चिप्स का पैकेट, आपके लिए वो है कंसिडरेशन। उसे क्या मिला? उसे मिले 10 रुपए, उसके लिए 10 रुपए कंसिडरेशन, ठीक है। समथिंग फॉर समथिंग, दैट इज कंसिडरेशन। सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन एक्सप्लेन किया गया है। नाउ व्हाट इज कंसिडरेशन? कंसिडरेशन है जब एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर यानी जो प्रॉमिस कर रहा है, जो ऑफर दे रहा है, ठीक है, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी जो एक्सेप्टेंस दे रहा है, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन does something or abstain from doing something, will do something, will abstain from doing something, or has done something or has abstained from
फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में कुछ डू या एब्सटेन हुआ है, तो दैट इज नोन एज कंसिडरेशन। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस द रूल्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन। हमारे पास 5 रूल्स हैं। पहला रूल है एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। कंसिडरेशन सिर्फ और सिर्फ ऑफर देने वाले की डिजायर पे मूव करेगी। मतलब लेट्स से मैंने कहा कि मैं आपको ये 5 किलो बासमती राइस 500 रुपए का दूंगी, पर वहीं पर लेट्स से कि अमन आ जाता और उसने कहा कि नहीं नहीं 500 रुपए तो बहुत ज्यादा, आप 400 रुपए दे दो काफी है, तो क्या मैं बाउंड हूं आपके 400 रुपए एक्सेप्ट करने के लिए? मैंने 500 कहा, ये चावल मेरा है, कोई रैंडम पर्सन आकर अगर बोलेगा नहीं 400 दे दो, तो क्या 400 रुपए दोगे आप? नहीं, यू हैव टू गिव 500 रुपीज इफ यू वांट दिस 5 kg ऑफ बासमती राइस, क्योंकि कंसिडरेशन प्रोमिसर ऑफर देने वाले की डिजायर पे मूव करती है। मेरे अलावा कोई भी अगर आपको बोलेगा कि इसके 600 दे दो, 400 दे दो, 200 दे दो, वो नहीं चलेगा, जो मैंने बोला वही देना पड़ेगा। ठीक है, at the desire of promiser। second essential, promisee or any other person। promisee जो एक्सेप्टेंस दे रहा है, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, promisee या उसके अलावा कोई और। अब एनी अदर पर्सन का कंसेप्ट समझने के लिए पहले दो छोटे छोटे कंसेप्ट समझो, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। नाउ व्हाट डज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन? लेट्स से बेटा कि आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, आपको मैंने कहा कि मैं आपको 500 रुपए दूंगी, ठीक है, और आप मुझे क्या दोगे? 5 किलो बासमती राइस दोगे। अब अगर मैंने आपको 500 रुपए देने से मना किया, तो आप किस पर केस करोगे? मेरे ऊपर केस करोगे, राइट? क्या आपके अलावा कोई एक्स पर्सन कर सकता है मेरे ऊपर केस? भाई आपका मेरे बीच का कॉन्ट्रैक्ट, ये तीसरा बंदा कौन है जो मुझ पे केस कर रहा है? अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स पूरी नहीं करी, तो मेरे ऊपर आप केस करोगे। आपने पूरी नहीं करी तो मैं केस करूंगी, राइट? कोई थर्ड पार्टी सी केस नहीं कर सकता। दिस इज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अंडरस्टैंड कि जिन दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सिर्फ वो एक दूसरे को सू कर सकते हैं, उनके अलावा और कोई उन्हें सू नहीं कर सकता। इसे हम कहते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है। ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये दो कंपनीज हैं, ये लोग टायर बनाते हैं, इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ लेट्स से कि हम लोग कोई भी टायर 500 रुपए पर टायर से नीचे का नहीं बेचेंगे। ठीक है, सेम कॉन्ट्रैक्ट हुआ बी कंपनी और सी कंपनी का कि हम लोग 500 रुपए पर टायर से नीचे का टायर नहीं बेचेंगे। अब सी कंपनी ने क्या करा कि इन्होंने टायर 400 रुपए का बेच दिया, तो सी के ऊपर ए ने केस कर दिया। क्या ए सी के ऊपर केस कर सकता है? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बी और सी का हुआ है। केस अगर करना है तो बी करेगा, ए केस नहीं कर सकता। ठीक है, इवन तो ए का बी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ और बी का सी के साथ हुआ है, पर दिस इज नॉट मैथमेटिक्स। इफ ए इज इक्वल्स टू सी एंड ए इज इक्वल्स टू बी, तो बी इज इक्वल्स टू सी नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जिनके बीच में हुआ है सिर्फ वो एक दूसरे को सू कर सकते हैं, नॉट एनी थर्ड पार्टी। ठीक है, दिस इज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। अब जैसे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि जिन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है सिर्फ वही एक दूसरे को सू कर सकते हैं अगर किसी ने ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट का। ऐसे ही प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट मेरे और लेट्स से अविराज के बीच में है, तो सिर्फ मैं अविराज को और अविराज मुझे कंसिडरेशन दे सकता है। इंडिया में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो है, पर प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन नहीं है। दैट इज वाई हम बोल पा रहे हैं कि प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन कैन गिव मी कंसिडरेशन। ठीक है, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यहां पर एनी अदर पर्सन क्यों मुझे कंसिडरेशन दे पा रहा है? क्योंकि प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का कंसेप्ट इंडिया के अंदर नहीं है। ठीक है, नाउ देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस रूल। राइट डाउन द एक्सेप्शंस। So there are 4 exceptions to privity of contract. First is trust. कोई भी अगर ट्रस्ट है तो उसमें एक ट्रस्टी है और एक सेटलर है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ट्रस्टी और सेटलर के बीच में। लेट्स से ट्रस्टी ने कहा कि ये लो 2 करोड़ रुपए और गरीब बच्चों को आप खाना खिलाना अपने यहाँ पर। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्टी और सेटलर के बीच में हुआ है। यहाँ पर बेनिफिशियरी कौन है? गरीब बच्चे।
अगर सेटलर जो है ट्रस्टी का दिया हुआ पैसा बेनिफिशियरी को नहीं दे रहा, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी बेनिफिशियरी भी सू कर सकती है सेटलर को, ठीक है। इवन दो कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्टी और सेटलर का हुआ है, पर बेनिफिशियरी कैन सू क्योंकि उसके बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेप्शन है फैमिली सेटलमेंट। अब अगर कोई भी फैमिली के बीच में सेटलमेंट है, एक रिटन डॉक्यूमेंट बना है उस सेटलमेंट के ऊपर, और वो रिटन डॉक्यूमेंट रजिस्टर भी हो गया है, तो उस केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट बना है, लेट्स से आपके फादर और आपके चाचा के बीच में रिटन अग्रीमेंट है, इस चीज का रजिस्टर भी करा दिया आपने। अब जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, लेट्स से आप हैं या आपकी मदर है, वो भी सू कर सकते हैं चाचा को, अगर उन्होंने ये रिटन अग्रीमेंट में जो भी लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो लेट्स से गांव में एक जमीन थी आपके दादा की और एक जमीन शहर में थी। आपके चाचा ने कहा कि मैं गांव में रहता हूँ, आप शहर में रहते हैं, तो एक काम करते हैं, गांव वाली सारी जमीन आप मुझे दे दो, शहर वाली सारी आप रख लो। अब ये चीज एक रिटर्न एग्रीमेंट में बनाई गई कि गांव की जमीन का आधा हिस्सा जो आपके फादर का था और आधा जो आपके चाचा का था, ठीक है, और शहर की जमीन का आधा हिस्सा जो फादर का और चाचा का था, तो ये पूरा आपके चाचा ले लेंगे और ये पूरा फादर ले लेंगे। ये रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है, ये मैंने रजिस्टर भी करा दिया। अब चाचा ने तो यहाँ पे अपना घर बना लिया, बाद में इस जमीन के लिए मना कर रहे हैं कि नहीं मैं नहीं दे रहा अपना आधा हिस्सा, तो यहाँ पे बाकी फैमिली मेंबर्स भी सू कर सकते हैं अगर आपके फादर सू नहीं कर रहे या नहीं कर सकते तो, ठीक है। फैमिली सेटलमेंट, बट जरूरी क्या है कि रिटर्न एग्रीमेंट है और रजिस्टर भी हो रखा है। थर्ड है आपका असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेट्स से एक बिल्डिंग है जिसमें 4 फ्लोर हैं, ठीक है। अब आपके इन चारों फ्लोर पे 4 अलग अलग टेनेंट्स रह रहे हैं, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी बिल्डिंग मैंने बेच दी अनुष्का को कि ये बिल्डिंग आज से आपकी। अब जो टेनेंट है वो कह रहा है कि ये बिल्डिंग ओरिजिनली थी दीपिका की, दीपिका ने दे दी अनुष्का को, बेच दी। टेनेंट कह रहा है मेरा कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ है, दीपिका के साथ, ठीक है। टेनेंट का कॉन्ट्रैक्ट दीपिका के साथ हुआ है, यहाँ पे दीपिका ने बिल्डिंग अनुष्का को दे दी। टेनेंट कह रहा है मेरा कॉन्ट्रैक्ट दीपिका के साथ हुआ है, मैं तो सिर्फ दीपिका को ही दूंगा पैसा रेंट का, ठीक है, अनुष्का को नहीं दूंगा। जब मैंने मांगा पैसा तो मुझे कह रहा है कि अब तो आपकी बिल्डिंग है ही नहीं, मैं रेंट किस चीज का दे रहा था, आपकी बिल्डिंग में रहने का, पर अब बिल्डिंग आपकी नहीं है तो मैं आपको रेंट क्यों दूं। अनुष्का को नहीं दे रहा ये बोल के कि आपके साथ तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, और मुझे नहीं दे रहा पैसा ये बोल के कि अब तो आपकी बिल्डिंग ही नहीं है तो मैं आपको क्यों दूं। तो यहाँ पे क्या टेनेंट फ्री में रहेगा आप बिल्डिंग में, नहीं रहेगा, तो किसको पैसा देना पड़ेगा उसे, अनुष्का को पैसा देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब मैंने बिल्डिंग अनुष्का को बेची तो मेरे साथ जिस जिसका जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मैंने वो असाइन कर दिया अनुष्का को, कि जहां जहां मेरा ये इस बिल्डिंग से रिलेटेड जो जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो आज से तुम्हें असाइन हो गए। तो अब तुम सू कर सकते हो टेनेंट को, कॉन्ट्रैक्ट था टेनेंट और दीपिका के बीच में, पर अनुष्का सू कर सकती है क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट उसके नाम पर है, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी थर्ड पार्टी सू कर सकती है। लास्ट है हमारे पास पार्ट परफॉर्मेंस। लेट्स से कि मैंने 50,000 रुपए लिए थे संचित से, ठीक है। मैंने संचित को कॉल करा, संचित आज तुम आए नहीं, मुझे तुम्हें 50,000 रुपए देने हैं और मुझे अभी इमरजेंसी में गांव निकलना और मैं 6 महीने तक नहीं आऊंगी। संचित ने कहा पर मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे कल ही कल पैसे चाहिए, पर आज मैं आ नहीं पाया। तो मैंने कहा ओके फाइन, लेट्स डू वन थिंग, मैं ये पैसा दीपक सर के पास जमा करवा देती हूँ, तुम उनसे ले लेना कल, ठीक है। आई एग्रीड टू दिस, संचित अग्रीड टू दिस, दीपक सर अग्रीड टू दिस। मैंने 50,000 रुपए दे दिए दीपक सर को। अब नेक्स्ट डे जब संचित आया दीपक सर से उसने पैसे मांगे, वो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं क्यों दूं तुम्हें पैसे, मैंने थोड़ा ना लिए थे तुमसे पैसे, मैं नहीं दे रहा तुम्हें पैसे। यहाँ पे मैं अपना पार्ट कर चुकी हूँ, मैंने पैसा दे दिया दीपक सर को, ही इज अ टेक्निकल थर्ड पार्टी हियर, ठीक है। तो यहां पर संचित उन्हें सू कर सकता है जो पैसे वो ओ करता है उसके लिए, ठीक है। यहाँ पर भी ये एक एक्सेप्शन है आपकी कि जिन दो के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सिर्फ वो एक दूसरे को सू कर सकता है, सो दिस इज अगेन एन एक्सेप्शन। अब हमारे पास यहाँ पे केस था, एक बंदे ने अपने नेफ्यू से बोला, ठीक है, अंकल है, उन्होंने अपने नेफ्यू से बोला कि मैं अपना पूरा बिजनेस कोल बिजनेस तुम्हें दे दूंगा, ठीक है, एज लॉन्ग एज यू अग्री कि तुम मुझे एज ए कंसल्टेंट अपनी कंपनी में रखो और तुम अपनी आंट को, मेरी वाइफ को पैसा भेजते रहना, मेंटेनेंस देते रहना, ठीक है।
मेरे मरने के बाद भी एक कमरा दे दो और 3 वक्त की रोटी खाने लायक मेंटेनेंस दे दो, काफी है। ठीक है, मैं अपना सारा बिजनेस दे दूंगा। नेफ्यू अग्रीड, तो अंकल ने सारा बिजनेस दे दिया नेफ्यू को। अब अंकल की डेथ के बाद नेफ्यू ने आंट को मेंटेनेंस देना बंद कर दिया। तो यहाँ पर आंट ने नेफ्यू को सू करा। क्या आंट नेफ्यू को सू कर सकती है? कॉन्ट्रैक्ट बना था वैसे अंकल और नेफ्यू के बीच में, पर आंट इज द बेनिफिशियरी हियर, प्लस वो अपने हस्बैंड के एस्टेट के एडमिनिस्ट्रेटर है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी होते हुए भी आंट नेफ्यू को सू कर सकती है। ठीक है, एक दूसरा केस हमारे पास था। यहाँ पे एक लड़का लड़की है जिनकी शादी हो रही है। तो जो ग्रूम का फादर है, ठीक है, जीज फादर, उसने ब्राइड के फादर से कहा कि अगर तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा दोगे तो मैं तुम्हारी बेटी को एक अलाउंस दूंगा। ठीक है, हर महीने में उसे कुछ पैसे दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में हुआ, बातचीत इन दोनों के बीच में हुई। शादी के बाद ग्रूम के फादर ने ब्राइड को अलाउंस देने से मना कर दिया, पीछे हट गया कि मैं नहीं दे रहा, अब तो शादी हो गई, अब क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे ब्राइड क्या सू कर सकती है ग्रूम के फादर को? कर सकती है, बिकॉज अगेन बेनिफिशियरी है यहाँ पर ये, और ये फैमिली सेटलमेंट है जो रिटर्न और रजिस्टर्ड था। तो यहाँ पर ब्राइड भी सू कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट रूल है हमारे पास एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन। अगर आपकी कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है तो क्या वो वैलिड कंसिडरेशन है या नहीं है? दिस इज द क्वेश्चन। सी, लेट्स से कि मुझे बहुत इमरजेंसी में अपने पास कुछ कैश चाहिए। ठीक है, मुझे चाहिए 5 करोड़ रुपए। ठीक है, तो मैंने कहा कि मेरा साउथ दिल्ली में एक प्लॉट है जो कि 10 करोड़ का है, मैं 10 करोड़ में बेच रही हूँ। अब मेरे पास आता है कोई और उसने मुझे कहा कि मेरे पास 10 करोड़ तो नहीं है, पर अगर आप बोलो मैं 8 करोड़ में ये फ्लैट खरीदने के लिए रेडी हूँ। अब मुझे बहुत इमरजेंसी थी, मैंने कहा ठीक है आप 8 करोड़ देके फ्लैट ले लो। वैल्यू थी उसकी 10 करोड़, मैंने बेचा 8 करोड़ का। ठीक है, यहां पर कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है, बट एज लॉन्ग एज मैंने अपने होश आवाज में फ्री कंसेंट दी है अपनी और ये कॉन्ट्रैक्ट करा है, ये वैलिड माना जाएगा। ठीक है, बट हाँ, अगर मान लो मैंने अपनी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी किसी को 1 लाख में बेच दी, तो यहाँ पे कोर्ट एक प्रिजम्पशन बना सकता है कि अच्छा, कोई 10 करोड़ की प्रॉपर्टी कितनी भी इमरजेंसी हो 1 लाख में क्यों बेचेगा। या लेट्स से मैंने उसको 10,000 का बेच दिया, भाई इतने कम में कोई भी नहीं बेचेगा, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 10,000 में कोई नहीं बेचेगा। तो कोर्ट एक प्रिजम्पशन बना सकता है कि इस पर जोर जबरदस्ती कोई लगी होगी, इसको धमका के शायद पेपर साइन करवाए हैं, ये अपनी मर्जी से अपने होशावास में अपनी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 10,000 में नहीं बेचेगी। ठीक है, तो ये प्रिजम्पशन आपके फेवर में बन जाएगा कि आपके साथ कोर्जन हुआ है या फ्रॉड हुआ है या आपके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, कुछ तो हुआ है। ठीक है, मतलब आपके फ्री कंसेंट नहीं दी और कॉन्ट्रैक्ट ये वैलिड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन एज गिवन अंडर सेक्शन 25 एक्सेप्शन 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एडिक्वेसी डजंट रियली मैटर। अगर आपकी फ्री एंड फेयर कंसेंट है तो चाहे कंसिडरेशन एडिक्वेट ना भी हो तब भी हम कहेंगे कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। फिफ्थ रूल इज प्रॉमिस टू डू व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। वैलिड कंसिडरेशन नहीं हो सकता। I come here to teach you guys. My job is to teach you guys. It is my legal duty to teach you guys. ठीक है, it is my duty to teach you guys, right? I am getting paid by the company. The company is paying me to teach you. You have paid the company for services and the company is providing you services through me. ठीक है, आपने सर्विसेज के लिए पे करा कंपनी को, कंपनी ने मुझे पे करा आपको सर्विस देने के लिए। अब अगर मैं क्लास में आके कहूं कि मैं नहीं पढ़ाऊंगी तुम्हें जब तक तुम लोग सब मुझे 500 रुपए पर स्टूडेंट ना दो, तो ये जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, वैलिड कंसिडरेशन नहीं हो सकती। सिमिलरली पुलिस वाले की लीगल ड्यूटी है कि अगर आप जा रहे हो किसी ऑफेंस की एफआईआर लिखवाने, वो लिखे। तो अगर पुलिस वाला कहे कि नहीं पहले थोड़ा खर्चा पानी दो, थोड़ा चाय पानी हो जाए, तब तक नहीं लिखूंगा मैं एफआईआर, तो ये भी अगेन वैलिड नहीं है, क्योंकि आप अपनी लीगल ड्यूटी करने के लिए कंसिडरेशन ले रहे हो, यहाँ पर अलाउड नहीं है आपको। ऐसे ही अगर कोई लॉयर कहे कि आपका केस मैं लड़ने के लिए रेडी हूँ, 20,000 रुपए में मैं आपका केस लड़ूंगा, पर अगर आप चाहते हो कि मैं केस जीतूं तो 50,000 रुपए देने पड़ेंगे, तो ये भी अगेन वैलिड नहीं है। आपकी ड्यूटी है कि आप जो भी केस लड़ रहे हो उसको पूरी शिद्दत से लड़ो,
अपना बेस्ट दो वो केस जीतने के लिए। जो भी ट्रू फैक्ट्स हैं वो सामने रखो कोर्ट के, ताकि कोर्ट डिसाइड कर सके आपके क्लाइंट की गलती है या नहीं है। अगर आप ये करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हो तो वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। सो दीज आर द 5 रूल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन। पहला, कंसिडरेशन मूव्स एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। दूसरा, प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन कैन पे कंसिडरेशन, मीनिंग प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इंडिया में नहीं है। थर्ड, you are doing something or abstaining from doing something which can be done in past, present or future। कि आप पास्ट में कर चुके हो काम या करने से खुद को रोक चुके हो, करेंटली कर रहे हो या करने से खुद को रोक रहे हो, या फ्यूचर में करोगे या करने से खुद को रोकोगे। तीनों ही वैलिड कंसिडरेशन बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जाती हूँ, मैंने 10 रुपए दिए दुकानदार को और उसने मुझे चिप्स दे दिए, तो दुकानदार को कंसिडरेशन कौन से टेंस में मिली, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर? प्रेजेंट में। मुझे चिप्स कौन से टेंस में मिले? प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। मैंने कहा भैया मेरे पास आज पैसे नहीं है, आप मुझे चिप्स दे दो, मैं आपको कल पैसे देती हूँ। भैया ने कहा ठीक है, रोज की ग्राहक है, रोज चिप्स खाती है, तो उन्होंने मुझे एक चिप्स का पैकेट दे दिया। मुझे कंसिडरेशन कब मिली? प्रेजेंट में। उन्हें कब मिलेगी? फ्यूचर में। नेक्स्ट डे मैंने उन्हें 10 रुपए दिए, मैंने कहा थैंक यू भैया, आपने मुझे चिप्स दिए थे। अब भैया को कंसिडरेशन कब मिली? प्रेजेंट में। और मुझे कब मिली थी? पास्ट में। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों में हो सकती है आपकी कंसिडरेशन। फोर्थ, एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन, वी आर वेरी ऑन दिस पॉइंट। अगर आप फ्री कंसेंट से होशोहवास में सब टर्म समझते बूझते हुए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो एडिक्वेसी डजंट रियली मैटर। लास्ट है कि जो काम आप लीगली बाउंड हो परफॉर्म करने के लिए, वो काम करने की कंसिडरेशन आप नहीं मांग सकते, ठीक है। नाउ व्हाट इफ मैं कह रही हूं कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन है ही नहीं। अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है जिसमें कंसिडरेशन है ही नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइड। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए ऐसे जैसे कभी हुआ ही नहीं, डेड है वो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। पर इसकी भी 5 एक्सेप्शंस हैं। पहला, अगर मैं नेचुरल लव एंड अफेक्शन में किसी को कोई चीज दे रही हूँ या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हूँ। अब let's say my husband is there and I really love my husband and I say I want to do something really nice for you, let me buy you a watch। मैंने उन्हें वॉच दी, उसके बदले उन्होंने मुझे क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। ऐसे ही अगर मैंने कहा कि मैं अपनी एक जमीन आपके नाम कर रही हूँ, मैंने उनको अपनी जमीन दे दी, लेट्स से 10 CR की जमीन दी, उन्होंने उसके बदले मुझे क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में आप अपने नियर एंड डियर वंस को, अपने हस्बैंड को, मदर को, फादर को, सिबलिंग्स को, दूर के रिश्तेदार नहीं, ऐसे नहीं कि गांव वाले चाचा के पड़ोसी को मैं दे रही हूँ, नहीं, मैं अपने नियर एंड डियर वन जो मेरे क्लोज रिलेशन में है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन कर रही हूँ जहां मुझे कंसिडरेशन नहीं मिल रही है, उन्हें नहीं मिल रही, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड होता है, ठीक है। सेकेंड है गिफ्ट। दिस इज सेक्शन 25 एक्सेप्शन 1। अगर आप किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हो, बर्थडे पार्टीज में आप गए हो, आप गिफ्ट दे देते बर्थडे बॉय को, नाउ इफ यू हैव बीन लकी आपको रिटर्न गिफ्ट मिलता होगा, ठीक है। बट अगर आप लकी नहीं रहे हो तो रिटर्न गिफ्ट भी नहीं मिलता, तो बदले में हमें क्या मिल रहा है? इतना सा केक और 2 टॉफी और नमकीन। तो वो जो है एक एडिक्वेट कंसिडरेशन तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी उसे। तो अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो कुछ, ठीक है, आपने अपने फ्रेंड्स को फ्लावर्स दिए या आपने उनको स्नो ग्लोब दिया जिसमें फॉर सम वियर्ड रीजन वो गंदा सा व्हाइट सा कुछ फ्लफ फ्लोट करता रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें गिफ्ट है, आप अपने दोस्तों को दे रहे हो। माय फ्रेंड्स हैव नेवर गिफ्टेड मी एनीथिंग, यू कैन टेल बाय द फैक्ट कि मेरे दिमाग में सिर्फ 2 ही गिफ्ट आए, स्नो ग्लोब और फ्लावर्स। तो when you gift somebody something you do not expect anything in return, तो वो भी अगेन गिफ्ट आप दे रहे हो, कोई क्लोज वन ही होगा, लव्ड वन ही होगा जिसको आप दे रहे हो, तो वहां भी कंसिडरेशन की जरूरत हमें नहीं होती, वो कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा वैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट वॉलंटरी सर्विस। अगर पास्ट में किसी ने वॉलंटरली मेरे लिए काम करा है, जैसे मान लो आई एम दैट बैटमैन गाय, my parents just died, now I have no one in my life except one loyal Ramu Kaka type servant, Alfred, it was his name was Alfred, I think. If I'm wrong, please do not attack me. So now this Ramu Kaka guy is taking care of me,
लाइक अ पेरेंट। तो मैंने कहा कि रामू काका, वंस आई ग्रो अप and I take over my parents' business and I become a really rich guy and I do vigilante stuff in meanwhile, I'm going to reward you. मेरी बैट केव के बगल वाला खेत आपका, ठीक है। अब मेरी पूरी पूरी इंटेंशन है कि मैं उनको रिवॉर्ड करूंगी उनकी वॉलंटरी सर्विस के लिए। तो जब मेरी इंटेंशन होती है किसी को उसकी सर्विस के लिए रिवॉर्ड करने के लिए और उसने वॉलंटरली अपनी इच्छा से मुझे वो सर्विस दी है, तो मैं उसको रिवॉर्ड करने के लिए बाद में जाकर उनको कोई कंसिडरेशन दे सकती हूँ। मैंने बैट केव के बगल वाला खेत उनको दे दिया, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिया मैंने उनको, तो यहाँ भी कंसिडरेशन की नीड हमें नहीं है क्योंकि ये पास्ट वॉलंटरी सर्विस को मैं रिवॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डेट बार्ड बाय लिमिटेशन। मान लो कि आपने मुझसे 2 लाख रुपए उधार लिए, मैंने कहा कि भाई 1 साल के अंदर अंदर 2 लाख रुपए वापस कर देना, आपने नहीं करे। अब हमारे पास एक है लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट कहता है कि लॉ सिर्फ उन्हीं की मदद करता है जो अपने राइट्स को लेके एकदम विजिलेंट है, एकदम सतर्क है। जो अपने राइट पे सो रहे हैं उनकी हेल्प लॉ नहीं करेगा। तो लॉ आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम देता है कि लेट्स से 3 साल के अंदर अंदर आप केस फाइल कर दो, पैसे वापस निकलवाने का, रिकवरी के सूट के लिए 3 साल के अंदर अंदर केस कर दो। अगर आपने 3 साल तक केस नहीं किया तो उसके बाद अब आप केस कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो यहां पर लिमिटेशन एक्ट जब अप्लाई हो गया, लिमिट आप पर लग गई कि अब आप केस नहीं कर सकते, तो ये कर्ज, ये डेट जो मैंने आपको 2 लाख दिए थे, दिस इज बार्ड बाय लिमिटेशन। अब मैं केस नहीं कर सकती आप पे वो पैसा निकलवाने के लिए। आपकी मर्जी होगी तो आप दे दोगे वो 2 लाख, नहीं होगी तो नहीं भी दोगे। तो अगर आप वो 2 लाख रुपए मुझे वापस कभी करते हो बाद में कभी जाके, तो वहां पर आप उसके बदले कोई कंसिडरेशन नहीं भी लोगे, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि ये तो ओरिजिनली एक डेट ही था, ठीक है, जो कि लिमिटेशन एक्ट ने बार कर दिया था, ठीक है। तो डेट बार्ड बाय लिमिटेशन के केस में भी आप कोई कंसिडरेशन एक्सचेंज नहीं करते। लास्ट है एजेंसी क्रिएशन। नाउ व्हाट इज एन एजेंसी? एजेंसी के अंदर होती है 2 पार्टीज, एक है प्रिंसिपल, एक है एजेंट। एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे ऐसे वर्क करता है एज ए प्रिंसिपल खुद वो काम कर रहा हो, ठीक है। जैसे अगर मेरा एजेंट है आतिफ, तो आतिफ मेरे बिहाफ पे ऐसे काम करेगा एज इफ कि वो काम मैं ही कर रही हूँ। तो अगर आतिफ ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेट्स से दीपक के साथ, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मैंने ही साइन करा है, ऐसे होगा, ठीक है। अगर आतिफ किसी को कोई कमिटमेंट करता है तो वो ऐसे होगी एज इफ मैंने वो कमिटमेंट करी है, क्योंकि आतिफ मेरा एजेंट है। तो जब हम ये रिलेशनशिप बनाते हैं कि आज से मैं प्रिंसिपल और आतिफ मेरा एजेंट, ये है एजेंसी क्रिएट करना। मैंने सबके बीच डिक्लेयर कर दिया आतिफ मेरा एजेंट है। ये एजेंसी का रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। अदरवाइज कोई भी रिलेशन है, मास्टर सर्वेंट रिलेशन है, आपका कंपनी और उसके डायरेक्टर का रिलेशन है, आपका पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर का रिलेशन है, हर एक में कंसिडरेशन जाती है। बट एजेंसी क्रिएशन के अंदर आपका कंसिडरेशन नहीं जाता, ठीक है। अगर मैं किसी की सर्वेंट बनती हूँ या मैं किसी की एम्प्लॉय बनती हूँ, तो दे आर पेइंग मी समथिंग, दैट्स व्हाई आई एम बिकमिंग देयर एम्प्लॉय, राइट। तो उस केस में कंसिडरेशन एक्सचेंज हो रही है, पर एजेंसी क्रिएशन में कंसिडरेशन एक्सचेंज नहीं होती है, ठीक है। तो इन 5 सिनारियों के अंदर कोई कंसिडरेशन एक्सचेंज नहीं होती, पर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अदर देन दीज 5 सिचुएशंस, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड माना जाता है, ठीक है।